हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर 8 मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर है 9th क्लास का। जैसे ही बच्चे 9th क्लास में आते हैं तो उन्हें फिजिक्स का ये चैप्टर मोशन न्यूमेरिकल, क्योंकि 8 तक इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है तो उन्हें ये टफ़ लगता है। तो इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी, जो आपको बहुत आसानी से मैं पहले एक वेब चार्ट बनाकर समझा रही हूँ। इसमें सबसे पहले आपको कुछ थ्योरी पोर्शन है वो समझना चाहिए। फिर इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स आपको तभी आएंगे जब आप इसका थ्योरी पोर्शन और इक्वेशन ऑफ मोशन समझ लेते हैं, तो न्यूमेरिकल्स इजी होंगे। तो इस चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ पार्ट 1 इसकी थ्योरी, जो बहुत आसानी से अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आगे के नेक्स्ट 2 पार्ट भी आपको बहुत क्लियर होंगे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मोशन को कभी भी एक्सप्रेस करने के लिए बच्चों आपको एक पॉइंट लेना होता है, दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे एज एन एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में अभी आप रुके हुए हैं, लेकिन आप अपने घर अगर अपने किसी कलीग से कंपेयर करते हैं तो आप अपने घर में उससे दूर हैं, मोशन में हैं। तो जैसे सपोज़ मेरा एकेडमी है, स्टूडेंट एकेडमी। आप स्टूडेंट एकेडमी में आते हैं और मैं आपको मिलती हूँ। मैं वहाँ पर बैठी हुई हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, बट आप चल कर आए हैं, आप मेरे से मिले हैं, तो आप मोशन में हैं। तो आप स्टूडेंट्स एकेडमी को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले लें। ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट स्टूडेंट एकेडमी। और मैं कैसे पोजीशन में मिली आपको? रेस्ट में, बिकॉज मैं स्टूडेंट एकेडमी में बैठी हुई हूँ, आप चल कर आए मोशन। तो जब मोशन और रेस्ट को आपको एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना है? रेफरेंस पॉइंट। जैसे आप कहते हैं ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन तो बहुत पहले से चलते हुए आ रही है, ट्रेन तो मोशन में है। लेकिन अगर आप स्टेशन पर खड़े और बोलेंगे ट्रेन खड़ी है, तो ट्रेन तो पहले से ही मोशन में, बहुत पहले स्टेशन से वो चलकर आई हुई है। अगर कोई और किसी स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट मानकर देखते हैं तो ट्रेन चल रही है। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट बता सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो अब आते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं डेफिनेशन रेस्ट की। व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट do not change with time is called rest, and motion, position of object change with time is called position of object change with time is called object in motion, तो ये तो रहा आपका मोशन एंड रेस्ट का टॉपिक। अब आपको आगे ले चलते हैं इस चैप्टर में कुछ और थ्योरेटिकल पोर्शंस पर। तो होपफुली आपको ये बहुत क्लियर हुआ होगा कि आप मोशन और रेस्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आता है एक टॉपिक है इस चैप्टर में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप अगर ये समझ लेते हैं तो सारा चैप्टर आपका बहुत इजी हो जाता है। डिस्टेंस सुनने सबसे पहले, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called object total path covered by an object is called
distance is called distance. Shortest path between initial and final point is called displacement. देखो बच्चों, डेफिनेशन से तो आपको क्लियर नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको एग्जांपल से बहुत क्लियर होगा. देखें, आप सपोज़ ये मेरी एकेडमी है और आप एकेडमी इतना घूमकर ऐसे चलकर आते हैं. एक स्टूडेंट, ये रहा स्टूडेंट एकेडमी, और आप ये चलकर इतना डिस्टेंस कवर करके अपने घर पहुंचते हैं. ये आपका घर है, ठीक है. आप ये सपोज़ मैंने ले लिया 1 मीटर, ये भी ले लिया 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर. लेकिन कोई इसी ट्रैक को, आपका कोई और फ्रेंड है जो इसी ट्रैक को, इसी पाथ को 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ना चलकर, इस तरह से ना चल के उसे ये शॉर्टकट पता था, ये वाला ये शॉर्टकट पता था उसे, तो वो यहाँ से यहाँ पर चलकर आ जाता है. तो आप देखें, ये जो 1 मीटर है और ये, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आता है आपका 5 मीटर. लेकिन अगर मैं कहती हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहते हैं 1 मीटर, बिकॉज इट्स अ इनिशियल पॉइंट और इट्स अ फाइनल पॉइंट. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, जबकि किसी और बच्चे ने ये टोटल पाथ कवर किया तो ये टोटल डिस्टेंस. अब इसी के मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूँ आपके साथ. नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस नेवर बी ज़ीरो. मैं इसका भी एग्जांपल दूंगी आपको. डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 एंड even in fraction. हाँ जी, तो देखें, मैंने कहा डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है. देखें कब, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर. अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरह से इस ट्रैक पर चल रहा है, तो देखें ज़रा, सपोज़ एक स्क्वायर ट्रैक पर आप चल रहे हैं, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर. लेकिन अगर आप यहीं से चलना शुरू करते हैं और यहीं पर आकर रुक जाते हैं, इनिशियल भी यही है और यही फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका होगा, अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन होते तो क्विक आंसर देते, ये 4 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है. मुझे पता है कि बच्चों को समझ में आ गया है कि डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी, ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ. सपोज़ मैं सर्कुलर ट्रैक पर चल रही हूँ, सर्कुलर ट्रैक, और मैंने कंप्लीट राउंड लिया है. कंप्लीट राउंड, जब भी कंप्लीट राउंड की बात आती है तो इसका मतलब जहाँ से मैं शुरू करती हूँ वहीं पर आकर रुकती हूँ. ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जब हम सर्कुलर ट्रैक पर चलते हैं तो ये पूरा सरकमफ्रेंस, सर्कुलर ट्रैक का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो इक्वल आएगा सरकमफ्रेंस के, और वो होता है 2πr. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr. एंड यहाँ पर भी आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0. होपफुली आपको क्लियर हुआ है कि जहाँ पर भी
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होता है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सीधा चल रहे हैं, सीधी लाइन में देखें, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर आकर रुक जाते हैं ए से बी पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैंने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन देन डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, ए टू बी। तो आप कह सकते हैं, या आपको क्वेश्चन आ सकता है, सेम यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कोई एग्जांपल लिखिए जहाँ पर डिस्टेंस है बट डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर नोट करके भी लिख देना है आपने कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन then distance and displacement is equal. Distance and displacement is equal. Next point, सपोज आप हाफ राउंड लेते हैं किसी सर्कुलर ट्रैक पर। ये सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक का हाफ राउंड लेते हैं ए टू बी। ये हाफ राउंड जब कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, तो देखें आप, यहाँ आप जानते हैं डिस्टेंस इन सेमी सर्कल ये 2πr/2 हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायामीटर होगा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं और ये आपको क्लियर होंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और भी टॉपिक हैं और भी पॉइंट्स हैं, तो पहले आपको इतना क्लियर हुआ, बोलें इतना क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब आगे चलते हैं, पेज टर्न कर लेते हैं और आगे बताते हैं आपको। कभी सब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको 4 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुकी हूँ, आप कर रही हूँ 5 एग्जाम्पल 5। जैसे सपोज़ आपके पास एक स्विमिंग पूल है, आप यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड देन रिटर्न बैक ऑन पॉइंट ए। तो आप 100 मीटर गए, 100 मीटर वापस आए, आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हुआ? 200 मीटर। बट यहाँ भी सेम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट 0। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट दोनों का सेम है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड यूनिट ऑफ displacement also meter. Next point, distance never be smaller than displacement. Displacement never be larger than distance. इक्वल हो सकते हैं, जैसे मैंने आगे बताया स्ट्रेट लाइन में इक्वल होते हैं, बट कभी भी
स्मॉल नहीं हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आगे चलते हैं। तो होपफुली सभी बच्चों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म, स्पीड। सीधे लेके चलती हूँ आपको स्पीड पर। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम is called speed. Distance per unit time is called speed. Speed equal to distance upon time. And unit of speed is distance की यूनिट जैसे आप जानते हैं मीटर और टाइम की मीटर पर सेकेंड, बट आपकी बुक में इसको इस तरह से लिखा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, मीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब टाइम डिवाइड में है तो ऊपर जब ले जाते हैं, आपने एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है, मल्टीप्लाई में ले जाओगे डिवाइड को तो पावर माइनस में आती है, इसलिए इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एंड देन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड it's a ratio of, average speed is a ratio of total distance with total time is called average speed। जैसे आप कभी कोई स्कूटर, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं तो वहाँ पर एवरेज स्पीड बताते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ये 90 या 80 देगा। आप ऐड सुनते हैं तो आप वहाँ भी सुनते हैं एवरेज इतना देता है। तो एवरेज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं इनके क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी, न्यूमेरिकल भी बताऊंगी इसके, तो आप पहले फार्मूला सीख लें, देन आपको न्यूमेरिकल भी समझ आ जाएगा। स्पीड एंड एवरेज स्पीड, सपोज़ मेरी कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर, कभी 70 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, तो इनको मैं टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम ऐड करके आप एवरेज स्पीड बता दूंगी कि मेरी कार एवरेज इतना देती है। ऐसे ही आप ऐड सुनते हैं टीवी में कि इट्स माइलेज, इट्स एवरेज इज़ दिस, किसी भी स्कूटी, बाइक का या कार का ऐड वगैरह आता है तो उसमें एवरेज स्पीड ही बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टर्म। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, देन आगे चलेंगे। एक टॉपिक है आपकी इस चैप्टर में स्केलर क्वांटिटीज़, एंड यहाँ पर आएगा वेक्टर क्वांटिटीज़। आप अभी क्वांटिटीज़ आपने पढ़ना शुरू किया है तो समझ लें विच क्वांटिटी रिप्रेजेंट by only magnitude is called scalar quantity। which quantity, आपको समझाते हैं इसे, which quantity represent by both direction and magnitude is called vector quantity। which quantity represent by only magnitude is called scalar quantity। जैसे सपोज़ आपकी मॉम ने कहा कि आप मार्केट जाएं और 2 kg आलू लेकर आए, तो आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं थी, मास में 2 kg आलू ये रहे मोम। टाइम आपने कहा 2 बज गए या जो भी है टाइम है, तो क्या विद डायरेक्शन बताते हैं आप? नहीं, सिर्फ 2। ऐसे ही स्पीड आपने बोल दिया या ऐसे ही आपने डिस्टेंस बोल दिया,
बट जिनके साथ आपको डायरेक्शन बतानी ज़रूरी है, एक्सेट्रा। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ रही है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तब जाके आप कर पा रहे हैं। तो जहाँ पर डायरेक्शन भी बतानी है मैग्नीट्यूड के साथ, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, आपने इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बताया। जैसे फोर्स, जैसे आगे पढ़ेंगे आप वेलोसिटी, जैसे आगे पढ़ेंगे आप एक्सेलरेशन एंड एक्सेट्रा। तो जिस क्वांटिटी के साथ आपको डायरेक्शन बताने की भी ज़रूरत होती है वो है वेक्टर क्वांटिटी, और विदाउट डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बताने से ही काम चलता है, वो है स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी में जाएगा, यहाँ पर मैं नोट्स में मेंशन कर देती हूँ। स्पीड पढ़ाया, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी। सेम यही बात आपको यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ा रही थी, आपको ये दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ से आपको एक बार चैप्टर रिवाइज करा देती हूँ। देख लें अच्छे से। मोशन का ये बताया, फिर मोशन रेस्ट बताया, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताया। तो यहीं पर इन्हीं नोट्स में एक चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर डिस्टेंस इज़ आपको अब समझ में आ गया, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे स्पेसिफाई कर लें, हाईलाइटेड कर लें, क्योंकि जो डायरेक्शन के साथ होता है वो है वेक्टर और जो विदाउट डायरेक्शन है वो है स्केलर। तो मैं यहाँ नोट करके एक स्पेशल पॉइंट के फॉर्म में आपको ये बता रही हूँ। ये नोट्स आपके साथ शेयर किए मैंने, समझाया आपको। देन फिर मैंने आपको ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिखाए। ये एग्ज़ाम्पल बताया था, एक बार आप लोग देख सकते हैं। एंड फिर आगे मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल बताए हैं। और मैं अपने इन नोट्स की फ़ोटो भी आपको अपनी वॉइस के साथ अपने चैनल पर दे दूंगी, तो आप इन्हें देख सकते हैं। और ये रहा टॉपिक, मैंने अभी यहीं तक किया। आप करते हैं टर्न पेज और चलते हैं अनदर टर्म की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called velocity. Displacement per unit time is called velocity. Velocity equal to displacement upon time. सेम इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें भी एवरेज वेलोसिटी, बट ये फॉर्मूला बेटा कहीं भी यूज़ नहीं होता है। बस आपको u+v/2, u एंड v इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो एवरेज वेलोसिटी। बट ये फॉर्मूला रेयरली कहीं यूज़ हुआ है। एवरेज वेलोसिटी बहुत कम कैलकुलेट करवाते हैं, अगर करवाते भी हैं तो वो आपका जो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला है वही लग जाएगा। अभी आपको आगे बताया कि जब हम डायरेक्शन के साथ बात करते हैं तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है आपको। चेंज इन वेलोसिटी,
change in velocity per unit time, change in velocity per unit time is called acceleration. Change in velocity per unit time is called acceleration. Acceleration equal to change in velocity अपॉन टाइम. देखें एक्सेलरेशन को ए से, चेंज इन वेलोसिटी को देखो बेटा ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं और वी लिखते हैं. ट्रायंगल वी और टाइम. ट्रायंगल को वैसे आप ट्रायंगल मैथ्स में बोलोगे ना, यहाँ तो मैं इसे चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे. ए इक्वल टू, अब वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी. v इज अ फाइनल वेलोसिटी माइनस u is a initial velocity एंड अपॉन में टाइम लेना है. एंड अब चलते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड थी, अगेन टाइम आ गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसे पर बोलते हैं. पर मीन्स बच्चा डिवाइड. अब अगर आप इसे इसी तरह से लिखना चाहते हैं जो बुक में है तो ये पावर 2 ऊपर चली जाएगी, इसे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पढ़ेंगे आप. बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं नोट करके आपको बता रही हूँ. नोट, कई बार जब हम स्कूटर, कार, बाइक वगैरह चला रहे होते हैं तो क्या होता है, एकदम से हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं. और जब ब्रेक्स अप्लाइड करते हैं, ब्रेक्स अप्लाइड कर देते हैं जैसे, तो देखें दोस्तों मैंने एक स्पेशल नोट्स बता रही थी आपको. ब्रेक्स अप्लाइड, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हमें ब्रेक्स अप्लाइड करने होते हैं तो वहाँ पर v ज़ीरो हो जाते हैं. या फिर कहीं लिखा होता है क्वेश्चन में, आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी वहाँ बताऊंगी, स्टॉप्स द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को अचानक से स्टॉप करना पड़ता है तो वहाँ भी v ज़ीरो हो जाते हैं. तो जब v ज़ीरो हो जाता है तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन आएगा, देखें यहाँ पर a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. जब ये वैल्यू ज़ीरो होगी आपके पास, 0 माइनस यू अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा. नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर इसी को ही रिटार्डेशन कहते हैं. रिटार्डेशन. और इसे एक और नाम देते हैं डी एसिलेरेशन. तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब एक्सेलरेशन का कैसे आएगा, माइनस में. और माइनस में कब आएगा एक्सेलरेशन, जब v ज़ीरो होगा. ये केसेस बता दिए आपको, केस 1 एंड केस 2. तो बेटा मैंने जैसे आपको कहा था कि पार्ट 1 आपको थ्योरी पोर्शन है, तो आज मैंने थ्योरी पोर्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश की. इसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले भी करा दूंगी. अब इसमें एक ही टॉपिक बचता है बिल्कुल लास्ट का, वो और मैं आपको करा देती हूँ सर्कुलर मोशन. देखिए मोशन तो आप जानते हैं, सर्कुलर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर चलता है तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. और जो डिस्टेंस कवर करता है, जब भी कभी सर्कुलर मोशन या सर्कुलर स्पीड की बात होती है तो फॉर्मूला वही लगता है, सर्कुलर मोशन इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करेगा सर्कुलर ट्रैक पर और ये टाइम, और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है. अब इसी चैप्टर में आपके एक टॉपिक और है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो होपफुली आपका पूरा इसमें मैंने थ्योरी पोर्शन कवर कर दिया है. इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इंटरवल ऑफ
time is called uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म में unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion. जैसा कि आप जानते हैं बेटा, अगर हम किसी इसे ग्राफ पर बताऊंगी, ग्राफ पेपर पर भी समझा दूंगी. ये डिस्टेंस है, यहाँ पर हमेशा डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पर टाइम लेते हैं. ग्राफ्स भी बताऊंगी, इस चैप्टर में ग्राफ भी हैं, तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन में आ जाएगा सारा. और यहाँ पर टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं और वाई एक्सिस पर लेते हैं डिस्टेंस. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये कहलाते हैं. यहाँ पर जब आप लेंगे तो कर्व, ये ग्राफ आपको कब मिलते हैं? जब सपोज़ मैं हाईवे पर चल रही हूँ, खाली सड़क है, मेरी कार की डिस्टेंस और टाइम एकदम फिक्स्ड है, हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर में जा रही हूँ, तो यूनिफॉर्म. बट गलियों में चल रही हूँ कार लेके, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये अनइक्वल का ग्राफ है. तो आज मैं अपना ये पोर्शन 1 यहीं पर स्टॉप करती हूँ और होपफुली आप लोगों को समझ आया हो. आप मेरे चैनल को मेरी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम लगी है, वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए. डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी. ओके.